पिपलिहड़ा गांव में जो एनकाउंटर हुआ उसमें बदमाश एक मकान के अंदर थे। जी। गलती ये हुई, देखिए कभी कभी हम, और ये एक बड़ा खराब मैसेज आ रहा है सोसाइटी में कि देखिए गोली किसी से ले सकती है। यदि आप टांग में गोली मारने का अभियान चला रहे हैं, अभियान मत चलाइए आप। लेकिन एक इंसिडेंट हुआ था मछेरान में, वहां पर यह हुआ कि औरतों ने वहां पर तमाम मिर्च का पानी ऊपर से डालना शुरू कर दिया फोर्स के ऊपर, और एक अजीब सा माहौल हो गया, भागदौड़ मच गई। उन्होंने कहा तुरंत आइए सर, तुरंत आइए। तो मैं फोर्स लेके वहां पहुंचा, और उन्होंने छत में जो थे वो जगह छोड़ी हुई थी बीच में, और उसमें से फायर मार रहे थे वो, आप समझ लीजिए, जो अंदर फोर्स था उसके ऊपर। इलाहाबाद में अतीक अहमद का मैंने देखा कि पुलिस वाला अपनी नेम प्लेट लगा कर नहीं जाता था अतीक के यहाँ घर पे। इतना टेरर था, इतना डर था उसका अतीक का। वो जनपद बिल्कुल उस समय ताबड़तोड़ क्राइम चल रहा था, और पानी की तरह क्राइम बह रहा था उस जनपद में। एक ऐसा जनपद मिला, कई महिलाएं इकट्ठी हो गई वहां पर मेरठ जेल में, एक सेल में, इस तरह की जो इंसिडेंट जिसमें कि हस्बैंड मतलब वो कर दिया है। तो आप देखिए कि ये एक डिस्टॉर्शन मानूंगा, ये विकृति मानूंगा मैं इस चीज को। और न्यायपालिका ने हस्तक्षेप नहीं किया है, न्यायपालिका भी इंडिकेट कर रही है सिर्फ कि बंद करिए, गलत है। नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे बेबाक, बेधड़क और साहसी अधिकारी जिनके समय में मुजफ्फरनगर में 101 एनकाउंटर हुए। इसके अलावा तमाम कम्युनल राइट्स को सर ने बहुत अच्छे तरीके से संभाला। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो बात पुलिस की में। हमारे साथ है अलीगढ़ के रहने वाले रिटायर्ड डीआईजी महेश मिश्रा जी। सर बताइए, कहाँ से आपकी शुरुआत हुई? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात मैंने वहाँ से एलएलएम किया था, और उसके पश्चात मैं जुडिशल मजिस्ट्रेट होकर मध्य प्रदेश चला गया, और उसके पश्चात मैं उत्तर प्रदेश में मेरा सिलेक्शन हो गया था जुडिशल मजिस्ट्रेसी में, पीसीएसजे में। उससे पहले ज्वाइन करने से पहले अचानक पुलिस का कॉल आ गया, तो मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया था। लेकिन मेरे फादर एडवोकेट थे, तो उनकी कुछ इच्छा थी कि मैं जुडिशल मजिस्ट्रेट ही बना रहूं। जी। तो लेकिन मैंने उनकी इच्छा को दरकिनार करते हुए, या दरकिनार तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, उनकी इच्छा के विरुद्ध, विपरीत जाते हुए मैंने पुलिस सर्विस ज्वाइन कर ली, और पुलिस उससे इस्तीफा दे दिया जुडिशल मजिस्ट्रेसी से। और उसके बाद पुलिस सर्विस की जो यात्रा शुरू हुई, तो वो जनपद हमीरपुर से शुरू हुई। जनपद हमीरपुर, उसके बाद जनपद मैनपुरी, जी। जनपद मैनपुरी के बाद फिर जनपद फिरोजाबाद, ललितपुर, उसके बाद इटावा। तो ये 5 जिलों की यात्रा बतौर डिप्टी एसपी मेरी हुई। और उसके पश्चात फिर एडिशनल एसपी में हो गया, एडिशनल एसपी मुजफ्फरनगर, फिर एसपी, एडिशनल एसपी एटा, एसपी, एडिशनल एसपी बागपत, फिर एसपीआर मेरठ, एडिशनल एसपी रामपुर, फिर एसपी सिटी मेरठ। तो इस तरह की यात्रा मैं करता हुआ करीब 17 जिलों में मैं यात्रा करने के पश्चात फिर मैं 2007 में प्रमोट हो गया था बतौर एसपी। पहला जिला मेरा मऊ था, उसके बाद एसपी लखीमपुर खीरी, लखीमपुरी के बाद एसपी ललितपुर, फिर एसपी प्रतापगढ़, एसपी सिद्धार्थनगर, और उसके पश्चात फिर एसपी बिजनौर, और बिजनौर के पश्चात मैं एसपी कासन। यहाँ मेरी एसपी की यात्रा समाप्त हुई। उसके बाद डीआईजी की यात्रा शुरू हुई, तो डीआईजी पीटीएस मेरठ, और डीआईजी पीटीएस मेरठ के बाद डीआईजी पीसी मेरठ, उसके पश्चात डीआईजी आगरा रेंज। तो सर जुडिशरी से आप पुलिस में आए तो क्या पिताजी कन्विंस हो गए? एक्चुअली जब मैं पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में था, तो मेरे प्रिंसिपल थे श्री भारतेंदु प्रकाश सिंगल, बीपी सिंगल साहब थे। वो डीआईजी थे वहाँ पर, और 84 इट वाज 84। तो उन्होंने, मेरे फादर जब पहुंचे, उन्होंने कहा आप इस्तीफा दे दीजिए पुलिस से और ज्वाइन कर लीजिए जुडिशरी को। तो मैं उनके पास ले गया था अपने फादर को कि आप सलाह ले लेते हैं एक बार एक। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप, फादर से मेरे बोले, मिश्रा जी आप ऐसा करिए, अपने बेटे को पुलिस में रहने दीजिए, और इस बेटे को जुडिशरी में ना भेज के पुलिस में रहने दीजिए। फिर उन्होंने एक दृष्टांत दिया था फादर को, और यक्ष युद्ध से संवाद का उन्होंने दिया था कि भाई यक्ष पूछ रहे हैं युधिष्ठिर से कि सर्वश्रेष्ठ कर्म क्या है। तो उनका सर्वश्रेष्ठ कर्म है दान। तो उन्होंने कहा भाई सर्वश्रेष्ठ कर्म यदि दान है तो सर्वश्रेष्ठ दान बताइए। तो उन्होंने कहा सर्वश्रेष्ठ दान है अभय दान। तो उन्होंने कहा पुलिस इससे जुड़ी हुई है, भयमुक्त करती है लोगों को, जहां भी पुलिस रहेगी तो भयमुक्त, सबसे पहला कार्य उसका कर्तव्य यही है। तो बड़ा पुनीत कार्य है, बड़ा पवित्र कार्य है, तो बच्चों को यही बनाने दीजिए। पिताजी कन्विंस किया, तो मैं ऐसा पुलिस सर्विस में रहा। सर आपका जो शुरुआत हमने करी 101 एनकाउंटर मुजफ्फरनगर में, इसके बारे में कुछ बताइए, कैसे पॉसिबल हुआ? देखिए ऐसा है कि उस समय मैं जब आपकी इटावा, ज्वाइनिंग थी, फर्स्ट डे आपका कैसा था मुजफ्फरनगर? बस ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस वक्त 10 जनवरी को मैंने ज्वाइन किया है 94 में मुजफ्फरनगर बतौर एडिशनल एसपी, तो 11 जनवरी 1994 को वहाँ सुबह ही मुझे सूचना मिलती है कि मंडी में एक व्यापारी के परिवार में 3 हत्या कर दी गई है। तो हम पहुंचे वहां पर, तो पति पत्नी और उसके बेटे की हत्या हो चुकी थी। और जब और तलाश किया तो चौकीदार भी मरा मिला, तो यानी कि 4 हत्या हुई वहां पर। और उसमें ये जो बावरिया गैंग है ये शामिल था।
बाद में पकड़ा भी गया गैंग। दोपहर में जब हम तफ्तीश कर रहे थे, इसी दौरान खबर लगी झंझाना से साहब एक जेई का अपहरण कर लिया है बदमाशों ने, वहां भागे साहब। खैर वहां से जब लौटे तो कहा कि रामपुरी मोहल्ले में साहब वहां पर जो है वो एक इंजीनियर साहब, उनके घर में डकैती पड़ गई, उनके रिवॉल्वर वगैरह सब ले गए। तो सुबह से 4 बजे से लेकर और रात्रि के मतलब 12 बजे तक ये पानी नहीं मिला, खाना नहीं मिला। तो जाहिर सी बात है कि बार बार टेलीफोन आ रहा था घर से कि भाई, तो पत्नी ने यही एक रिएक्शन था उनका कि भाई कहाँ आप किस जनपद में आप आ गए। वो जनपद बिल्कुल उस समय ताबड़तोड़ क्राइम चल रहा था और पानी की तरह क्राइम बह रहा था उस जी। जनपद में। एक ऐसा जनपद मिला, हाँ जी। लेकिन उस जनपद ने एक अवसर भी प्रदान किया। मैं ये नहीं कहूँगा, मेरे एसपी थे विजय सिंह जो डीजी हो रिटायर हो गए, तो एक ऐसा अवसर भी मिला कि जिसमें कि बदमाशों से लोहा लेना, और कई मुठभेड़ वहां पर हुई, और ऐसी मुठभेड़ हुई कि जिसमें कि पुलिसकर्मी भी मारे गए हमारे। जी। एक पिपलेहड़ा गांव था जो बावली थाने में आता था। पिपलेहड़ा गांव में एक ठाकुर गैंग था, प्रदीप गैंग, तो उससे मुठभेड़ हुई। तो उसमें हमारे सबसे पहले गोली लगी हमारे एसओ मुनिराज सिंह को, वो जब तक मुजफ्फरनगर में डेथ हो गई थी। एक सिपाही मारा गया हमारा, एक हमारे इंस्पेक्टर के मोती सिंह के पैर में गोली लगी, खैर वो बच गए। खैर हमने उसमें जैसे तैसे लोहा लेते हुए, मोर्चा लेते हुए उस घर में एंटर कर गए। मैं था, मेरे साथ एक सुरेश सिंह चौहान थे, एक इंस्पेक्टर, और खैर 3 बदमाश फिर मारे गए। जी। उनके पास AK-47 और कई असला रिकवर हुए। तो एक बड़ा मतलब वहां पर मुजफ्फरनगर ने जो अवसर दिया वो था कि बिल्कुल लाइव एनकाउंटर, आमने सामने, जिसमें कि हम पर भी चोट है, हमारे सिपाही भी घायल हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, और बदमाशी मारे जा रहे हैं। तो एक ऐसा जनपद था वो कि वहां पर एक तरह का एक्सपोजर हुआ। और किस तरीके से हम एनकाउंटर्स को, अब जैसे ये जो पिपलेहड़ा गांव में जो एनकाउंटर हुआ उसमें बदमाश एक मकान के अंदर थे। जी। गलती ये हुई, देखिए कभी कभी हम, आपने देखा होगा पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं। हम्म। गलती ये हुई कि जब उस मकान में हमें तय था इस मकान में बदमाश है, वो प्रदीप ठहरा हुआ है बदमाश, हम उस मकान को घेर लिया था। हमें वेट करना चाहिए था, हमने वेट नहीं किया और हमने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। उधर से उधर की फायरिंग शुरू हो गई, और उन्होंने छत में जो थे वो जगह छोड़ी हुई थी बीच में, और उसमें से फायर मार रहे थे वो, आप समझ लीजिए, जो अंदर फोर्स था उसके ऊपर। हम्म। तो हमें ये देखना चाहिए खासतौर से पुलिस को कि वेट करें, जब धुंधलका हो जाए, हम्म। जब थोड़ा सा मतलब आप समझ लीजिए उजाला हो जाए, तब हम, विजिबिलिटी बढ़ जाती है, जी। क्योंकि उस समय विजिबल अंधेरा था, बिल्कुल हम्म। विजिबिलिटी जीरो थी। तो कभी पुलिस को खासतौर से ध्यान रखना चाहिए कि यदि इस तरह का मौका लगे जिसमें कि बदमाश घिरे हुए हैं और रात्रि का वक्त है, तो रात्रि के वक्त में विजिबिलिटी बहुत कम होती है, तो पुलिस थोड़ा सा एहतियात बरते और थोड़ा पेशेंस रखे, धैर्य रहे, जी। अपना आपा ना खोए। क्योंकि अभी आपने देखा होगा STF के एक इंस्पेक्टर का यहाँ पर बदमाशों में मुठभेड़ हुई शामली के जी। आसपास, उसमें इंस्पेक्टर जाते हुई और एकदम उस मतलब सामने आ गए बदमाशों ने। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम थोड़ा सा पेशेंस रखें, हम्म। धैर्य रखें, और उसके बाद फिर मुंह चटा करें बदमाशों से। ये उस वक्त की बात है जब मुजफ्फरनगर को क्राइम कैपिटल कहा जाता था। तो सर आमने सामने की फायदे कई बार आपके सामने आपने फेस की होगी। तो कभी ऐसा हुआ कि सीधा आपने बदमाश को गोली मारी अपने सामने? यही यही जो इंसिडेंट था, यही जी। जो मैं बता रहा हूँ आपको, पिपलेड़ा गांव का। तो इस पिपलेड़ा गांव में ही जब हम एंटर किए उस मकान जी। में, तो फायरिंग चल रही थी। और एक बदमाश जो है, तीनों बदमाश, थोड़ा सा वो बाउंड्री बहुत नीची थी, हम्म। तो अचानक वो जैसे उठे तो दिखाई दे गए। हम एम जी। लिए हुए थे क्योंकि फायरिंग आ रही थी, उनकी बराबर फायर आ रहा था। तो इमीडिएट जब हमने फायर खोला, तो तीनों के तीनों फिर वो मारे गए बदमाश। तो बदमाशों के पास कौन से वेपन्स थे और आपके पास उनके कौन पास से थे? AK-47, AK-47। हाँ और आप AK-47, पिस्टल? और प्रदीप के पास AK-56, अच्छा। AK-56 राइफल रिकवर हुई उसके पास। लेकिन प्रदीप जो था वो कूद के चुप धीरे से, और बराबर ईख, क्योंकि ईख वहां पर बहुत एक। है मुजफ्फरनगर जी। में, तो बराबर में, क्योंकि वो गांव, वो मकान जो आउटस्कर्ट्स पे था, तो वो सीधा खेतों में घुस गया वो धीरे से, और वो दूसरे दिन नेक्स्ट डे पकड़ा गया। तो उसके पास AK-56 और करीब 1100 कारतूस, यानी कार्ट्रिजेस 1100 कार्ट्रिज AK-56 के मिले। और जो बदमाश मारे गए थे उनके पास से 315 बोर की राइफल और AK-47। तो सबसे बड़ा जो बदमाश आपने वहां ढेर किया वो कौन था और गैंग का खात्मा कैसे किया आपने? ये क्या देखिए, ये वही वक्त है जब नवनीत सिकेरा साहब वहां नहीं SSP नहीं हो नहीं, गए थे या नवनीत उससे? सिकेरा साहब तो जब मैं ASP सिटी था, जी। तो नवनीत सिकेरा साहब उस समय ट्रेनिंग में थे, ASP थे अच्छा। जी। 2000 में। जी। ही वाज ASP तो कौन सा अंडर गैंग आपके ट्रेनिंग। लिए वहां चैलेंज बना था? देखिए हमारे लिए चैलेंज बना था, एक तो यही गैंग था
प्रदीप जी, ठाकुर प्रदीप गैंग था ठाकुर। इसका बड़ा, और एक सुशील मूछ। जी जी, तो लट्टू पे सुशील बड़ा मूछ नाम। जो है वो, उसके जो गारिंदे थे, जो उसके गुर्गे थे, हम्म। ज्यादातर अंजाम वो देते थे। वो कभी भी लाइमलाइट में नहीं आए, जैसे वो फेस टू फेस 1-to-1 फायरिंग कर रहा हो या इस तरह की एक्टिविटीज में, वो जी। पीछे रहता था। और उसके गुर्गे जो थे, उसके शूटर्स जो थे, हम्म। वो फैले हुए थे। और उसके शूटर्स 4 शूटर मारे गए थे उसके। एक खतौली शुगर मिल में एक जो मैनेजर था, जनरल मैनेजर, उसकी मर्डर कर दिया था इसके गुर्गों ने। हम्म। क्योंकि वहां जो ये आपकी मैली होती है, मैली के ठेकों लिए, क्योंकि इसका वर्चस्व था जी। सुशील मूछ का। हम्म। सुशील मूछ का वर्चस्व था डोईवाला से लेकर, देहरादून के शुगर मिल डोईवाला, वहां से लेकर और आपके ये रमाला शुगर मिल तक, जी, बागपत की मोहिद्दीन रमाला। शुगर मिल तक। जी। तो आप समझ लीजिए कि वो पैसा वसूलता था, हम्म। जबरदस्त तरीके से पैसा वसूलता था शुगर मिल से। और वो ठेका लेता था मैली के, और उसके आदमी ठेका लेते थे, और नहीं लेते थे तो यदि जिसने किसी दूसरे ने कर दिया तो वो उसको मारना, हत्या कर देना, इस तरह का उसका काम था सुशील मूछ का। हम्म। ये 2 गैंग बड़े प्रोमिनेंट थे उस समय। जी। आपका फिरोजाबाद का भी तैनाती रही है, वहां के बारे में बताइए। वहां भी कम्युनल राइट्स हुए थे, वो आपने कैसे संभाले थे? देखिए, कभी वो कभी क्या ऐसा, पूरा मामला था, वो जी, बताइए। कभी कभी ऐसा होता है कि पुलिस में बहुत से लोगों की, जैसे बहुत आर्मी में बहुत से लोगों की सर्विस पूरी निकल जाती है, जी। और कभी वो वार को नहीं देख पाते, वॉर जैसे कहते हैं ना, युद्ध। युद्ध में। वॉर उन्होंने फेस नहीं किया, पूरी नौकरी करके चले गए। इस तरह पुलिस में ही होता है कि पुलिस में एंटर किया और पूरी नौकरी निकल गई, कभी उन्होंने कर्नल रॉयड को फेस नहीं किया। जी। पहला पहला मेरा जो एनकाउंटर हुआ, या पहला जो मेरा एक्सपोजर हुआ कर्नल रॉयड से, वो फिरोजाबाद में था। मैं सीयू सिटी था फिरोजाबाद में, और उस दौरान 92 6 दिसंबर 92 को बाबरी डिमोलिश हो गई। जी। बाबरी डिमोलिश होने के बाद एक जबरदस्त तरीके से रिसेंटमेंट था। और जैसी सबसे पहले दोपहर में, वो लकीली एक ऑफिसर मेरे साथ थे, उनको सूचना मिली कि साहब वो अ, बाबरी डिमोलिश हो गई है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि योर सिटी इज़ वेरी सेंसिटिव, आप शहर में जाइए। तो मैंने अपने अपने एसपी साहब से और डीएम साहब से भी कहा कि साहब आप कर्फ्यू लगा दीजिए, कर्फ्यू इम्पोज कर दीजिए। क्योंकि यदि आप कर्फ्यू इम्पोज नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से क्राउड जो है कभी भी कहीं इकट्ठा हो सकता है, और वो आगजनी या कुछ इस तरह की वारदात कर सकता है। लेकिन उन्होंने मेरी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन शाम को जब वहां से शुरू हुआ, और शाम को जब लोग निकले, और आम लोग निकले, अब बम वम सब उनके हाथ में थे, और चल रहा था वहां पर, आग लगनी शुरू हो गई, आगजनी शुरू हो गई, और तमाम नारे शुरू हो गए। तो उस स्थिति से निपटने के लिए मैं सिटी मजिस्ट्रेट के साथ, एक थे मिस्टर आनंद द्विवेदी, उनकी बात में मृत्यु हो गई थी जब डीएम हरदोई थे वो, उनको लेके जब पहुंचा एक जगह नालवन चौराहे पर, तो वहां पर आप समझ लीजिए वहां मुठभेड़ हुई। और डीएम साहब ने बिल्कुल स्पष्ट आदेश लिख कर दिया फायरिंग का अपने हाथ से। और नतीजा ये हुआ कि वहां फायरिंग हुई, और फायरिंग स्ट्रेट हुई भीड़ पर। मतलब ऐसा नहीं कि हवाई फायर, हवाई फायर, जी। देखिए जब ऐसी स्थिति में फंसे आप, हम्म। तो फिर आप उसका कोई, जो हवाई फायर बेईमानी हो जाता है। जब या तो आप मारे जाएंगे, सामने 5,000 की भीड़ खड़ी हो, बिल्कुल आमदा, जिसके पास वेपन्स हैं, जिसके पास बम है, जिसके पास चीज है, तो उसको निपटने के लिए बेहतर है कि बस सीधी फायरिंग हो। फायरिंग, ऐसी स्थिति में यही फायरिंग कारगर साबित होती है। कैजुअलिटीज हुई, 5-6 कैजुअलिटीज हुई, लेकिन उसके बाद फिर वो सन्नाटा हो गया, जी। और वो 3-4 विद 3-4 डेज फिर कंट्रोल में आ गया। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि उस रॉइड से ये पता लगा, ये एक्सपोजर हुआ कि साहब यदि दंगा हो जाए शहर के अंदर, तो सबसे पहले सिविल जो सप्लाईज हैं, जो सिविल सप्लाई, जैसे आप राशन है, पानी है, दूध है, सब्जियां हैं, किससे सप्लाई होंगी, और किस, एक कोऑर्डिनेशन होता है ना, जैसे मान जी। लीजिए सप्लाई डिपार्टमेंट है तो वो ये सब हम्म। इंश्योर कर रहा है इस चीज को। हम्म। रेलवे स्टेशन है तो आपको रेलवे अथॉरिटी से भी संपर्क करना है, क्योंकि ट्रेन तो रुक नहीं जाएंगी, ट्रेन तो सही चल बात। रही है। हम्म। बस स्टैंड, बस भी चलती रहेंगी, हम्म। तो बस स्टैंड कहीं बीच में इंसिडेंट ना हो जाए इस तरह से। तो ये सब एक बड़ा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो करना पड़ता है कम्युनल राइट के दौरान, ये पहला मुझे मौका लगा। सर, हम सुनते सुनते हैं कि पुलिस ने लाठी फटका दी और कहीं पे पुलिस ने किया लाठी चार्ज। इसके बारे में बताइए, दोनों में क्या डिफरेंस है और कहाँ कहाँ इसका प्रयोग जरूरत पड़ती है? आप अलीगढ़ में भी तैनात रहे, सांसी गेट थाना है वहाँ पर, उस वहाँ को भी लाठी चार्ज की आपने घटना बताई थी। देखिए, लाठी चार्ज और लाठी फटकारना, जी। लाठी फटकारना जो है वो, एक आप दिखा रहे हैं कि साहब यदि आप नहीं हटे तो हम लाठी चला देंगे, मतलब आप उनको एक वार्न कर रहे चेतावनी। हैं, ये तो जी। लाठी फटकारना है। जी। लाठी चार्ज का मतलब यह है कि यू आर इन एक्शन, अच्छा। यू आर इन एक्शन, फिर आप लाठी चला रहे हैं जी। भीड़ पर, भीड़ हम्म। को डिस्पर्स करने के लिए। भीड़ जी। ये नहीं कि आप सर पे मार दे उठा के। लाठी चार्ज का मतलब यह है कि आप पहला उद्देश्य लाठी चार्ज का डिस्पर्स करना। जब आपने टीयर गैस छोड़ लिया, जब आपने वाटर कैनन से सब सारे हथकंडे इस्तेमाल कर लिया आपने डिस्पर्स हम्म। करने के लिए, हम्म। जब आप सब फेल हो गए, तब आप लाठी चार्ज पे आते हैं।
फायरिंग पर नहीं आते, लाठी चार्ज पे आते हैं। लाठी चार्ज पर फिर आप लाठी चार्ज आप कैसा होना चाहिए, इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि लोगों को लगना चाहिए कि लाठी चार्ज हो रहा है। और एक बड़ा सीधा सा सिद्धांत है कि आप जो लोअर पोर्शन है बॉडी का, उस पर आप लाठी कोशिश करें लाठी वहीं लगे, जी क्योंकि यदि सर पर लग जाएगी तो हो सकता है कि फेटल इंजरी हो जाए, डेथ हो जाए, या गंभीर रूप से कोई घायल हो जाए। तो जी उद्देश्य घायल करना नहीं है, जी उद्देश्य हमें डिस्पर्स करना है। तो मेरा अपना मानना यह है कि लाठी चार्ज ऐसा हो, इतना इफेक्टिव हो कि उसमें लोगों को लगे कि आप वाकई में लोहे का कड़ा हाथ में पहने हुए हैं, आप चूड़ी नहीं है आपके हाथ में कांच की, क्या आप डरे हुए हैं कहीं टूट ना जाए, जी लोहे का कड़ा पहन के लाठी चार्ज हो रहा है। तो उससे क्या होता है कि उससे फायरिंग की नौबत बच जाती है, भीड़ डिस्पर्स भी होती है, फायरिंग की नौबत नहीं आती उसमें। क्योंकि जहां कहीं फायरिंग की नौबत आई है आप देखिए, तो वहां लाठी चार्ज इनइफेक्टिव हुआ। सर, आपने जैसे मुठभेड़ का जिक्र किया, तो कभी ऐसा हुआ कि कोई बदमाश पुलिस पे पार्शियल भारी पड़ गया हो कुछ समय के लिए, कि आपको पीछे हटना पड़ा हो अपनी सेफ्टी के लिए, अपने साथियों को बचाने के लिए, तड़ सामने से गोलियां चल रही हैं? रिट्रीट करने का मौका देखिए ऐसा है कि वो जो आप कह रहे हैं, अब जैसे इसी कांड में मैं बता रहा हूं आपको, जो पिपलेड़ा गांव में हुआ था, जिसमें जी कि प्रदीप ठाकुर गैंग से मुठभेड़ हुई थी। जी तो यहां पर एक नौबत आई थी कि हमें थोड़ा सा रुकना पड़ा। हमने कहा भाई शांत हो जाइए। और विक्रम सिंह साहब जो हमारे डीआईजी थे, विक्रम सिंह साहब भी पहुंच गए थे मौके पर, जो डीजीपी होकर रिटायर हुए। तो विक्रम सिंह साहब ने कहा कि बस थोड़ा सा रुकिए, अब थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि काल कवलित हो चुके थे मुनिराज सिंह, वो मारे जा चुके थे। तो हमने 3-4 घंटे वेट करने के बाद में फिर हम चालू हुए, और फिर हमने 3 बदमाश मार गिराए, और दूसरे दिन हमने प्रदीप को नैप कर लिया था। तो वहां हमें थोड़ा सा रिट्रीट नहीं किया, मतलब हमने घेर, लेकिन हम एक्शन को हमने थोड़ा सा, मतलब कहना चाहिए, रोक दिया। रोक दिया। जी। सर, लंबी सर्विस है आपकी, और एक पुलिस ऑफिसर को हम ये जानना चाहेंगे कि तमाम तरह के लोग होते हैं, रिश्वत में पैसों के अलावा और क्या ऑफर किया जाता है? लेना नहीं लेना एक अलग बात है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ऑफर करते हैं उस वो पैसे के अलावा क्या क्या ऑफर कर सकते हैं रिश्वत देने के लिए? आपके देखिए सामने ऐसा ऐसा है इंसिडेंट आया कि हो? देखिए ऐसा है कि पुलिस जो है, रिश्वत का चार्ज जो है बहुत कॉमन है, जी बहुत बहुत कॉमन है। हम्म, मतलब उसमें प्रार्थी का नाम भरना है और लेने वाले का नाम भरना है, बस। जी इट्स वेरी कॉमन। 2 पक्ष होंगे पुलिस में, हमेशा पुलिस के सामने जो आ रहे हैं 2 पक्ष है। हम्म, एक पक्ष आ रहा है अपनी शिकायत देकर, जी और जब आपने उस पर कार्रवाई की तो दूसरा पक्ष भी पिक्चर में आ गया। दूसरा पिक्चर यदि गलत है, दूसरा पक्ष यदि गलत है, तो निश्चित रूप से वो आपको ब्राइब करने की कोशिश करेगा, या आपको प्रभावित करने की कोशिश जी करेगा। मैं ब्राइब नहीं कहूंगा, प्रभावित करने की कोशिश करेगा प्रभावित पहले। करना। हो सकता है वो पॉलिटिकली प्रभावित करने की कोशिश करे, आपको राजनीतिक दृष्टिकोण से आप प्रभावित करे, सामाजिक दृष्टिकोण से प्रभावित करे, या प्रेशर आपको माउंट करे। कोई प्रेशर ग्रुप का मेंबर हो सकता है, मान लीजिए कोई स्टूडेंट लीडर है, या कोई एडवोकेट है, या कोई डॉक्टर है, तो तमाम एसोसिएशंस हैं, और उसमें एक प्रेशर माउंट हो सकता है आपको। लेकिन कभी कभी आप जो पूछ रहे हैं उसमें यह है कि वो ये दिखता है कि का इस ऑफिसर से कनेक्ट कैसे किया जाए। वो सीधे आपको ऑफर नहीं करेगा। जी यदि आपकी रेपुटेशन ऐसी है कि, मतलब दरबार खुला हुआ है आपका, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। यदि आपका दरबार खुला हुआ है तो वो अलग चीज है कि साहब दरबारी हैं, दरबार में जाइए, हाजिरी लगाइए और काम हो जाएगा आपका। यदि ऐसी रेपुटेशन है फिर तो कोई बाधा नहीं है। लेकिन यदि कोई आदमी, फिर वो कनेक्शन ढूंढता है कि किससे कनेक्ट हो हम। तो रिश्वत जो है देखिए, एक तो पैसे की है, जी इन काइंड भी है कि कोई चीज दे सकता है आपको कीमती, पैसा भी दे सकता है, कोई कीमती चीज दे सकता है, आपको बेहतरीन शराब भी दे सकता है, यदि आप शौकीन हैं तो बेहतरीन से बेहतरीन दुनिया की शराब दे सकता है आपको। और एक तीसरा चार्ज होता है कि वुमनाइजिंग का, जी वुमनाइजिंग का। तो वो भी इट्स ए काइंड ऑफ राइट। ग्रेट, हाँ, यस, रिश्वत का एक एक रूप ये भी है। तो सर, कोई कभी कोई ऐसा हुआ आपके साथ, कोई मूर्ख आदमी आ गया आपसे कि मैं आपको ये ऑफर कर रहा हूँ? मैं एसपीआरए था मेरठ में, जी एक महिला मेरे पास आई, मैं ऑफिस बैठा हुआ था, काफी लोग बैठे थे। जी तो उस महिला ने मुझसे पूछा कि बेटा ऐसा ये दिक्कत है हमारी। तो हमने कहा अमर लाओ, दरखास्त लाओ अपनी। तो दरखास्त लेके हमने कहा कि जाओ अम्मा, आप परेशान मत हो, ये आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। तो उस लेडी ने अपनी इससे एक 100 रुपए का नोट निकाला, हम्म, वहीं सब बैठे थे, और उसने कहा कि लाला ये रख लो, और ये बच्चों की मिठाई के लिए रख लो। पत्रकार भी थे मेरे जी पास बैठे थे, मोस्ट प्रोबेबली मुझे ध्यान पड़ता है कि नीरज गुप्ता दैनिक, उस शायद अमर उजाला में थे नीरज जी गुप्ता, वो बैठे हुए थे।
तो वो हंसने लगे। तो मैंने, अम्मा ये बताओ कि ये यदि आप नहीं देंगे तो काम नहीं होगा आपका? अरे नहीं लल्ला, मिठाई उठाई रख लो। तो नीरज, मैंने खैर उनको लौटा दिया, लेकिन मैंने नीरज गुप्ता से कहा कि देखिए, आप इस चीज से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि गांव देहात की वृद्ध महिला, इसको सिस्टम पर विश्वास नहीं है और ये जानती है कि सिस्टम अब इतना सड़ गया है कि जब तक हम पैसा नहीं देंगे तब तक हमारा काम नहीं होगा। ये इसको डिनोट करता है कि ये सिस्टम इतना सड़ गया है कि ये काम नहीं होगा जब तक हम पैसा नहीं दे देंगे। इसलिए अपनी, और ये नहीं कि कोई अलग मुझे ले जाके, उसने बिल्कुल वही ऑफिस में ही 100 रुपये ऑफर किए। तो देखिए, मैं बताऊं आपको, ऐसे कई इस तरह के इंसिडेंट हुए जिसमें कि इनडायरेक्टली अपोक्ष रूप से कई प्रभावित करने की कोशिश की गई, लेकिन इट्स ऑल ग्रेस ऑफ गॉड के मतलब कभी इस तरह का प्रभाव काम नहीं कर पाया। और इस मेरठ के तो बहुत किस्से ऐसे हैं। तो बहुत एसपीसीटी भी रहा, एसपीआरए भी रहा मेरठ में। तो एक बहुत अच्छा समय निकला, और एक मतलब अभी भी पुराने लोग हैं, सब मिल जाते हैं कभी कभी, वो भी याद कर लेते हैं हमें, हम भी उन्हें सलाम कर लेते हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप पश्चिम में भी रहे तैनात, पूर्व में भी रहे, दोनों जगह की कंपैरिजन किया जाए तो कहाँ ज्यादा क्राइम आपको मिला? कहाँ दोनों डिफरेंशिएट करेंगे, वहां के बदमाशों को और यहाँ के बदमाशों को? देखिए, क्राइम गैंग्स यदि आप देखें तो पूरब में भी गैंग्स की कमी नहीं है। पूरब में जब मैं पहुंचा और पहले ही मेरी पोस्टिंग मऊ हुई, तो मुख्तार अंसारी वहां के सदर के विधायक थे, जी। सदर से, मऊ सदर से, और वो आगरा जेल में बंद थे। और मुझे ये मालूम था कि इनके गुर्गे यहाँ पर हैं, और उनके करीब करीब 15 शूटर जो थे ऐसे थे कि जो कभी भी कहीं भी अटैक कर सकते हैं, कि शूट कर सकते थे। तो खैर हमने आइडेंटिफाई कर लिया था उन शूटर्स को, और 15 शूटर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई इतनी प्रभावी हुई कि उन्होंने बात करना शुरू किया। हमने सर्विलांस में ले रखा था इनका टेलीफोन, मुख्तार अंसारी का, आगरा जेल में बात कर रहे थे, आगरा जेल से बात होती थी इनके। देखिए आप, मतलब टेलीफोन कहीं किसी क्रिमिनल के लिए कहीं बार नहीं है, वो कहीं से बात कर सकता है, और कोई जेल नहीं है ऐसे उत्तर प्रदेश की। दुर्भाग्यपूर्ण है ये। ही वॉज इन डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद जो उसके गुर्गे थे। तो उन्होंने ये कहा कि साहब, यहाँ ये हम सब जा रहे हैं और ये एसपी जो दुखी कर रहा, परेशान कर रहा, तो क्या किया जाए? तो मुख्तार अंसारी ये कह रहे थे कि आप मऊ छोड़ दीजिए, आप गाजीपुर चले जाइए, बनारस चले जाइए, आप छोड़ दीजिए जगह को। यदि आप मतलब नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी, तो आप वहां छोड़ दीजिए जगह को, वहां आ जाइए। यदि वहां की धरती गर्म हो गई है, उसका ये शब्द था कि यदि वहां की जमीन गर्म हो गई तो छोड़ दीजिए, आप गाजीपुर चले जाइए, बनारस चले जाइए। उसके देखिए, वहां पर गैंग्स है, और आजमगढ़ एक बड़ा बहुत बड़ा सेंटर है गैंग्स का। और है या उसमें अभी भी है? अभी भी था? है, अभी भी है, अभी भी है? अभी भी है, अच्छा। अभी भी है। तो आप समझिए, अखंड प्रताप सिंह था, एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था अखंड प्रताप सिंह। और अखंड प्रताप सिंह को हमने पकड़ लिया था, और अखंड प्रताप सिंह जेल में बंद थे। और एक गैंगस्टर, इसी गैंग का, जो मुख्तार अंसारी गैंग का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था, ही वाज मतलब ठाकुर थे वो भी बंद थे। तो अखंड प्रताप सिंह और उनका एक वॉर हुआ जेल के अंदर, और वो इतनी जबरदस्त मारपीट हुई दोनों गैंग में। तो हमें इंटरवीन करना पड़ा, और हमें वहां जाकर उनको बताना पड़ा कि कानून व्यवस्था क्या होती है। उसका असर ये हुआ कि फिर अखंड प्रताप सिंह को हमने तबादला किया वहां से, क्योंकि मऊ से गोरखपुर हमने तबादला कर दिया। उसमें हमें थोड़ा सा मतलब सीनियर ऑफिसर्स का वो भी कहा, आपने क्यों हटा दिया उसको, अखंड प्रताप सिंह को, ये है वो है। लेकिन अखंड प्रताप सिंह को हमने गोरखपुर भेज दिया था। तो वहां पर भी, लेकिन वहां बताऊं आपको कि वहां क्राइम, ऑर्गेनाइज क्राइम है पूरब में। यहां पर जनपद में, जैसे मान लीजिए मुजफ्फरनगर है, मेरठ है, बागपत है, तो यहां आप जाएंगे तो यहां पर उन्होंने कहा साहब, अब जैसे बैंक रॉबरी हुई थी, तो पहली बार भैंसी गांव के थे, जो बैंक रॉबरी पहली मेरठ में हुई थी, बस स्टैंड के सामने जो बैंक था, उसमें जो बैंक 1976 में, तो भैंसी गांव के लोग थे। तो बड़ा स्पेशलाइज्ड एरिया है ये, कि आपको ट्रेन रॉबरी, बैंक डकैती डलवानी है, ट्रेन जो भी काम करवाना है, उसके लिए स्पेशलाइज्ड लोग हैं यहाँ पर। लेकिन वो उस तरह का वहां नहीं है, वहां तो कोल माइन, जैसे कोल माफियाज है, मुख्तार अंसारी कोल माफिया, ब्रजेश सिंह है वहां पर। तो ये जो लोग हैं, ये बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम करते हैं, और इनका टेरर है, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत टेरर है। मैं इलाहाबाद भी रहा, इलाहाबाद में अतीक अहमद का मैंने देखा कि पुलिस वाला अपनी नेम प्लेट लगा कर नहीं जाता था अतीक के यहाँ घर पे। अच्छा। यदि सम्मन भी सर्व करने जाता था तो कभी नेम प्लेट नहीं लगाता था। नाम नोट हो इतना जाता। टेरर था, इतना डर था उसका, अतीक का। तो अब ये मतलब, आपका इंटरेक्शन कभी हुआ थी? हाँ, मेरा अतीक से इंटरेक्शन हुआ। मैं एसपी ललितपुर था, तो ये ललितपुर जेल में बंद था। अच्छा। हाँ, ललितपुर जेल में बंद था, तो एक वहां पर इंसिडेंट हो गया था, तो मेरा जाना हुआ। तो मैं इलाहाबाद में पहले एसपी रहा, तो उसके बाद एसपी ललितपुर हुआ। तो ये मुझे वहां मिल गया श्रीमान जी। तो ये आए, वो मूछे मूछे अपनी थोड़ा सा उठाते हुए, तो मैंने कहा यार देखो, तुम ना ये ललितपुर यहाँ मूछे मूछे मत उठाओ, यहाँ बुंदेलखंडी है, यहाँ पर तुम्हारी मूछे सब नीचे हो जाएगी 2 मिनट में।
तो खैर वो, अरे साहब, मैंने कहा हम इलाहाबाद रहे हैं, एसपीआर रहे हैं, तुमने शायद हमें नहीं जाने, लेकिन हम तुम्हें जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो वहां पर जो है वो बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है। वहां पर आपको यदि होगा इंसिडेंट तो इकट्ठा होगा एकदम। यदि किलिंग होगी, यदि कोई ठेकेदारी को लेके या कोई वर्चस्व कोई लड़ाई होगी, तो एकदम दो चार मार देंगे उठा के वो। हम्म। अच्छा, यहाँ पर यह है छुटपुट मुटपुट चलता रहता है यहाँ पर। तो सर जैसे आपने बताया थी के साथ का आप मिलने का, तो कभी थ्रेट भी मिली है कि फैमिली को लिए थ्रेट हो गया हो, आपके लिए हो गया हो? मुझे एक बार थ्रेट मिली, फिरोजाबाद में था, सुशील दीक्षित एक, वहां का दीक्षित एक बहुत बड़ा बदमाश था, जी। और वो माफिया था। और वो उसका काम सिर्फ ये था कि डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को लेना, और फिरोजाबाद में रंगदारी लेता था वो सब वैश्य जितने भी कम्युनिटी थी, क्योंकि वहाँ पर सब बिजनेसमैन है, जी। सब व्यापारी लोग हैं, हम्म। उनसे वो रंगदारी वसूलता था। आगरा में रहता था, उसका आज भी वो जेल में है, वो आजीवन कारावास हो चुका है उसको। और उसका वहाँ फतेहाबाद में सबसे बड़ा कोल्ड स्टोरेज है। तो वो, उसने एक बार जरूर मुझे धमकी मिली, और वो धमकी देखिए वो सीधी नहीं मिली, वो धमकी एक प्रतिनिधि के द्वारा मिली, जनप्रतिनिधि के द्वारा। उसने मुझसे कहा कि साहब आप उसके पीछे पड़े हुए, उसको हमने एक जगह रेड की थी, तो उसकी गाड़ी, दो माउजर और रिकवर हुए थे, वो भाग गया था वहां से। हम्म। तो उन्होंने कहा आपके बच्चे जाते हैं स्कूल, आप क्यों आप पीछे पड़े हुए उसके, इस तरह की उन्होंने मुझसे बात की। हम्म। लेकिन जब मैंने उस जनप्रतिनिधि के, जिस पार्टी को बिलोंग करते थे, जब उनके मुखिया को मैंने बताया, तो उसको इस कदर फटकार लगी कि उसके बाद फिर उसने मेरे ऑफिस तरफ मुंह नहीं किया, उसने, जनप्रतिनिधि ने। तो कभी कभी ऐसा हुआ है हुआ है। मुझे भी, जी हाँ, अप्रोक्ष धमकी मिली मुझे। और सर वेस्ट के बदमाशों की बात की जाए, जैसे आपने जिक्र किया सुशील मूर्छा या बदन सिंह बद्दो, अभी फरार हैं। मैं एसपी था, बदन सिंह बद्दो फरार था उस समय, बदन सिंह बद्दो के पीछे हम लगे हुए थे। तो बदन सिंह बद्दो घर की कुड़की हमने की थी, और अच्छा। हमने कुड़की ऐसी की थी बदन सिंह बद्दो की, कि बदन सिंह बद्दो के घर के सारे दरवाजे खिड़की सब उखाड़ दिए थे, छत्तें बिल्कुल तोड़ दी थी छत्तें, मतलब कुड़की की फिर कायदे से की थी कुड़की। जी। और उसके घर में तमाम तमाम तरह के 10 तरह के कुत्ते थे, मतलब एक अजीब सा एक सीन था वहां पर। लेकिन कुड़की इतनी जबरदस्त हुई इसकी, हम्म। कि उसके बाद फिर ये, जब तक हम रहे स्पेसिफिकली, तब फिर दिखाई नहीं दिया शहर के और शहर के आसपास भी। जी। फिर ये अंतर ध्यान ही हो गई यहाँ से। क्या लगता है सर कहाँ होंगे, कुछ आइडिया आपको? देखिए, अब इनके बारे में मैं इसलिए कहता हूं, क्योंकि 2000 से तो मैं संपर्क में नहीं हूँ, 2000 के बाद तो मैं चला ही गया मेरठ छोड़ के। जी। लेकिन एक इंसिडेंट हुआ था मछेरान में। हम्म। मछेरान में एक समिति थी, मछेरान मोहल्ले की। तो वो यदि कोई सिपाही जाता था, तो पहले उस समिति से मिलना पड़ता था, संबंध तब तामील करना पड़ता था। अच्छा। मैं आपको इंसिडेंट बता रहा हूँ। तो एक बार एएसपी सिगेरा की आपने बात की, नवनीत सिगेरा की। जी। तो नवनीत सिगेरा साहब एक बार श्रीमान जी चले गए वहां पर तामील करने के लिए, उनके साथ फोर्स भी था। सिकंदर साहब खुद गए थे? सिगेरा साहब कुछ चले गए। अच्छा। वहां पर यह हुआ कि औरतों ने वहां पर तमाम मिर्च का पानी ऊपर से डालना शुरू कर दिया फोर्स के ऊपर, और एक अजीब सा माहौल हो गया, भागदौड़ मच गई। उन्होंने कहा तुरंत आइए सर, तुरंत आइए। तो मैं फोर्स लेकर वहां पहुंचा, और फिर वहां पर लाठीचार्ज हुआ, वही मैंने बताया ना आपको। करीब 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 मैं समझता हूँ करीब 35-36 आदमी तोड़ ताड़ डाल दिए दिल्ली गेट थाने में। तमाम सिफारिश हमारे जो मौजूदा विधायक हैं किठौर, शायद और मंजूर साहब। शायद मंजूर साहब आए जी। मेरे पास, तब वो विधायक नहीं थे, अच्छा। और मेरे उनसे बड़े अच्छे संबंध आज भी हैं, तब भी थे। हम्म। तो उन्होंने मुझसे सिफारिश की। मैंने कहा भाई साहब देखिए, ऐसा है कि ये अथॉरिटी को चैलेंज करना है भाई। हु आर यू? हम जा सकते हैं सीधे संबंध तामील करने, हमको आपके थ्रू क्यों जाएंगे भाई? आप है कौन रोकने वाले हमें? खैर बहरहाल वो एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि उसके बाद फिर यदि पुलिस का कोई होमगार्ड भी चला जाता था, फिर मच्छरान में कोई हरकत नहीं हुई वहां उस मोहल्ले में। तो सर जी, जी 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 बताइए सर। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जी। कभी कभी इस तरह की आपको एक्शन लेने पड़ते हैं, लेने जिससे कि पड़ते मैसेजिंग हो जाए बस। हैं। जी। जी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, जी, ऐसे जी। लेने पड़ते हैं। सर कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी घटना में जेल भेज दिया हो किसी को, और फिर बाद में पता लगा यार वो तो बेकसूर था, क्योंकि नामजदगी फर्जी बहुत होती है? नहीं, ऐसे कई किस्से हैं, मैं बताऊं आपको, ऐसे कई किस्से हैं कि जिसमें कि जेल चले गए, और इन्वेस्टिगेशन दौरान ये लगा कि साहब ये आदमी नहीं था जेल में, तो उनकी बाकायदा 169 हुई, 169 सीआरपीएफ, 169 सीआरपीसी में देने पड़ती रिपोर्ट कि ये इन्वॉल्व नहीं है इसको, और फिर हमने छुड़वाया भी, जेल से उनको जी। बाहर भी करवाया। ये तो आज भी ऐसा कई होता है? किस्से हैं, जी जी। एक नहीं कई, हर जनपद में लगभग 3-4 किस्से ऐसे हैं, 3-3, 4-4, 10-10 किस्से ऐसे हैं जिनमें हमने 169 करवाई और 169 से उनको बाहर करवाया। अच्छा। सर आपके इतने लंबे करियर का सबसे रोचक इंसिडेंट कौन सा है सर, जो आपने किसी केस का खुलासा किया हो, आपने सोचा भी ना होगा यार इस केस में ऐसा हो सकता था, पता भी नहीं था? सबसे रोचक केस आपकी लाइफ का? एक केस तो साहब सिद्धार्थनगर में मैं एसपी था, तो एक दिन एक एडवोकेट जो है अपने घर से गायब हो गए। जी।
और एडवोकेट साहब घर से गायब हो गए और उनकी दूसरी शादी थी। तो एडवोकेट जो बार एसोसिएशन थी मुझसे आके मिली, उन्होंने कहा साहब हमें पूरा शक है इनकी पत्नी पर, इन्होंने अपने हस्बैंड को मरवा दिया। हमने उनकी पत्नी से बात की, उनकी एक पहली पत्नी से बच्ची थी, वो शादीशुदा थी, एक दूसरी पत्नी से बच्ची थी, वो जो मौजूदा पत्नी थी उनकी, वो बच्ची नवोदय विद्यालय में पढ़ रही थी वहां पर सिद्धार्थ नगर में, 10th स्टैंडर्ड में थी। तो उससे बात की तो हमें लगा नहीं कि ऐसा हुआ है, ये गलत एक इन्फॉर्मेशन है और गलत तरीके से प्रेशर माउंट किया जा रहा है। बार एसोसिएशन हड़ताल पे चली गई, एडवोकेट्स हड़ताल पे चले गए, हमने कोई काम नहीं करेंगे जब तक कि एफआईआर दर्ज नहीं होगी। हमने कहा एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, हम पहले हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, आपने एप्लीकेशन दे दी, जो भी शक है आपके डाउट्स हैं उनको। फिर एक अचानक एक डेड बॉडी मिलती है, वो कहते साहब वो उनकी डेड बॉडी है। फिर मैंने उनको कहा कि भाई आप ऐसा करिए कि इसका डीएनए टेस्ट कराइए। उनकी लड़की जो थी उससे डीएनए टेस्ट करवाया तो मैच नहीं किया, और उनकी जो लड़की शादीशुदा थी, जो पहली वाइफ की लड़की थी, उससे साफ मना कर दिया था। बोले साहब चेहरा देख के गल गई थी काफी, मतलब काफी सड़ गई थी। उनका नहीं साहब चेहरे से मुझे लगता कि जॉ इस पोर्शन से कि ये मेरे फादर की है, उसने रिफ्यूज कर दिया था। खैर मैंने एफआईआर दर्ज नहीं की साहब। वो करीब 20 दिन मुझ पर गवर्नमेंट का बहुत प्रेशर, गवर्नमेंट से भाई आप वकील लोग हड़ताल पे जा रहे हैं, यहाँ बार एसोसिएशन इलाहाबाद से और सबसे जगह से बाहर है, आप मुकदमा कायम नहीं कर रहे। मेरे साथ मुकदमा कायम, मर्डर का मुकदमा कायम कर दे। तो देखिए अचानक फिर हमें पता लगा कि साहब वो एडवोकेट जो है घर से जब कैमरे वगैरह देखे, सीसीटीवी कैमरा देखा, तो वो उनका मूवमेंट दिखाई दिया। जब उनका मूवमेंट दिखाई तो ये क्लियर हो गया कि इनके साथ कोई नहीं, अकेले है वो, अकेले। और वो मूवमेंट दिखा बस स्टैंड पर, बस स्टैंड पर। खैर वो बहरहाल उनके रिश्तेदार उनके टेलीफोन की सर्विलांस वेव करते करते उनके फिर नतीजा निकला कि साहब वो हरिद्वार में मिल गए, जिंदा मिल गए, और दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई और बिल्कुल एकदम गेरुए वस्त्र धारण किए हुए साधु बन गए थे वो मिल गए। जब वो आए तो वहां एक बीपी सिंह साहब थे, डिस्ट्रिक्ट जज थे, उन्होंने मुझसे कई बार कहा कि बिशा जी खत्म करिए इस किस्से को और एफआईआर दर्ज कर लीजिए इनकी। लेकिन जब वो आ गए, सकुशल बरामद हो गए, तो उसके बाद फिर मतलब लोगों ने भी कहा, बार एसोसिएशन फिर खुद सॉरी फील करने के लिए बार एसोसिएशन के मेंबर्स आए कि साहब वी आर सॉरी। तो कभी कभी ऐसे भी मतलब अचानक हेस्टी एक्शन नहीं लेना चाहिए, मतलब मेरा अपना मानना है कि ठीक है एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और पुलिस को हिच नहीं करनी चाहिए। बाद में हम आप ये कह सकते हैं साहब एफआईआर दर्ज कर लेते हो, वो एक्सपंज कर देते हो उसे, ये भी कह सकते हैं गिरफ्तारी नहीं करते, आप इन्वेस्टिगेशन करते उसको वो कर लेते। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसमें कि किसी महिला को आप फिर वो प्रेशर मांग करते हैं जेल भेजो से, तो किसी मतलब इनोसेंट महिला को आप जेल भेजते हैं, तो मतलब थोड़ा सा कहीं ना कहीं अंतरात्मा आपकी जो झकझोरती है। सर पत्नी पे शक गया कि पति की हत्या कराई है, इससे बात याद आती है कि अभी मुस्कान वाला मामला था, नीले ड्रम वाली मुस्कान, सौरभ हत्याकांड हुआ था। उसके बाद तमाम ऐसे खबर आने लगी कि भाई पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करा दी। ये पारिवारिक क्राइम है, ये क्यों ऐसा बढ़ता जा रहा है, क्या रीजन है इसके पीछे, क्या मानते हैं? देखिए ऐसा है कि शादी जो होती है, विवाह जो होता है, मैरिज हम कहते हैं, एक संबंध है, एक रिश्ता है। और कभी कभी ये होता है कि इस रिश्ते में, और आज की तारीख में यह है कि पहले तो अरेंज मैरिज हुआ करती थी, माँ बाप गए, उन्होंने लड़की पसंद की और लड़के से शादी कर दी उन्होंने। अब एक पहले शादी जो है वो 20-25 साल की उम्र हो जाती थी, अब शादी की उम्र बढ़ गई है। पहले तो 15 साल और 16 साल में और 15-20 के बीच में हो जाया करती थी, लेकिन अब उम्र बढ़ गई है। तो अब हुआ क्या है कि ये 10 साल जो हमने शादी की उम्र बढ़ाई है, तो उससे क्या है कि हमारे यहाँ यदि आप सोशली देखें, या तो बच्चा होता है या बूढ़ा होता है। बच्चा जब तक शादी नहीं हुई, और जब शादी हो गई बच्चा हो गया तो बूढ़ा हो गया वो। तो कोड ऑफ कंडक्ट दो ही लोगों के लिए बना है हमारे यहाँ, या तो बच्चे के लिए या बूढ़े के लिए। बूढ़ा कौन? जिसकी शादी हो गई बच्चा हो गया, वो बूढ़ा हो गया। तो अब हमने उम्र बढ़ाई है, तो ये 20 साल से लेकर और 28 साल के बीच की जो जनरेशन है, इसके लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है कि हाउ टू बिहेव। आप सड़क पर कैसे चलेंगे, बस में कैसे चलेंगे, कैसे बिहेव करेंगे, कैसे बड़ों के साथ चलेंगे, क्या बस कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या तमाम तरह की चीजें आप देख रहे हैं, पॉस्को वॉक्सो, ये तमाम लिव इन रिलेशनशिप, ये तमाम डिस्टॉर्शन जो पैदा हुए, इट्स ऑल मैं तो ये कहूंगा कि आप भले ही इसे विकास का, भले ही आप इसे एडवांस मतलब आगे बढ़ने की आप एक वो साइन बताएं कि साहब ये आगे बढ़ने का वो है और हमारी प्रोग्रेस हो रही है, इट्स नॉट साइन ऑफ प्रोग्रेस। हमारी कल्चर है, हमारी संस्कृति है, उसमें कुछ मान्यता है, कुछ वैल्यूज हैं, हमें उसे मेंटेन करना पड़ेगा। और ये जो इंसिडेंट हो रहे हैं, ये केवल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को ले रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई ठीक है, लड़की का यदि पहले से अफेयर है या पहले से किसी को प्रेम करती है, तो पेरेंट्स का काम यह है कि पूछ लें
जी। मैं पूछते हैं कि भाई कोई आपके निगाह में कोई लड़का तो नहीं है, लड़के से पूछ ले भाई आपकी निगाह में कोई लड़की तो नहीं है। तो अब आपको ये पेरेंट्स की जिम्मेवारी है कि शादी करने से पहले आपको ठोक बजाना पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा, मुतमईन होना पड़ेगा, जी। आपको बिल्कुल सेटिस्फाइड होना पड़ेगा कि यस बच्चा तैयार है, बच्चा कह रहा है भाई आप देख ली लड़की को। अब आपने शादी कर दी। अब जो इंसिडेंट हो रहे हैं ये मालूम पड़ा कि अभी आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि कई महिलाएं इकट्ठी हो गई वहां पर मेरठ जेल में, एक सेल में इस तरह की जो इंसिडेंट जिसमें कि हस्बैंड मतलब वो कर दिया है। तो जी। आप देखिए कि ये एक डिस्टॉर्शन मानूंगा, ये विकृति मानूंगा मैं इस चीज को। तो ये थे हमारे साथ रिटायर्ड। सर, सामान्य तौर पर हमारे सामने ऐसे मुद्दे आते हैं कि एक व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो गई या उसके खिलाफ तहरीर दी गई, और उस दिन से उस व्यक्ति के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं और वो छुपता छुपाता फिरता है। क्या उसे पुलिस के सामने जाकर एविडेंस देना चाहिए, या छुपना चाहिए, या अपना वकील करना चाहिए, उसके माध्यम से बात करनी चाहिए, क्योंकि उसे डर रहता है पुलिस के पास गए तो गिरफ्तारी हो जाएगी? देखिए आपका कहना सही है कि यदि एफआईआर दर्ज हो जाती है तो एफआईआर दर्ज होने के बाद फिर पुलिस के ऊपर प्रेशर होता है कि कार्रवाई करिए आप। जी। तो पुलिस कभी कभी इतना प्रेशर, इतना दबाव पड़ता है कि यदि उस दबाव में पुलिस का अधिकारी आ गया तो निश्चित रूप से कार्रवाई कर बैठता है। जैसा कि आपने कहा कि कोई आपको बाद में इनोसेंट मिला हो, तो ये बताऊं आपको कि ये एक प्रेशर का भी और एक आपका कभी कभी होता है कि भाई केस को जल्दी निपटाओ, जल्दी करो, है ना, पेंडेंसी मत करो, पेंडिंग मत करो। तो ये जो आप जो कह रहे हैं कि यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ की कोई इनोसेंट है या कोई भी व्यक्ति ऐसा है उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हो जाए और वो यदि निश्चित रूप से एक घबराहट होगी और वो परेशान होगा और एक उसके मन में एक भय ऐसा व्याप्त हो जाएगा कि वो सोचेगा बचूं कैसे। उसके लिए अब दो चारे हैं, फाइट एंड फ्ली, या तो करो या मरो, या तो भागो या सामना करो। तो भागने के बजाय मेरी सलाह यह है कि सामना करें। सामना करें मतलब अधिकारियों से मिले, अच्छा ऊंचे अधिकारियों से मिले, जो उच्चाधिकारी उनसे मिले, उनको सारी बात बताएं। ऐसा नहीं कि अधिकारी नहीं सुनते हो, अधिकारी सुने। और देखिए पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल पुलिस का एक बहुत अहम हिस्सा है, जिसमें कि यदि कोई कंप्लेंट पुलिस के सामने आता है तो उसकी शिकायत को सुनकर और उसको राहत देना, क्योंकि कोई व्यक्ति मजाक करने नहीं आ रहा आपसे आपके ऑफिस में। यदि वो शिकायत लेकर आ रहा है तो उसकी शिकायत में दम है और कहीं ना कहीं वो परेशान है, बड़ा चढ़ा के बता सकता है वो अपनी परेशानी, लेकिन उसकी परेशानी में दम है और उसको हमें राहत देनी होगी। जैसा कि आपका कहना यह है कि साहब मतलब क्या करे वो, तो मेरा मानना यह है कि वो उच्चाधिकारी से संपर्क करें और उच्चाधिकारी को जाके बताए अपनी बात के साथ, देखिए ये स्थिति है और मेरा नाम इसलिए रख दिया या मुझे मेरे खिलाफ ऐसा मुकदमा, झूठा मुकदमा कायम कर दिया। तो मेरा अपना मानना है कि वो सामना करे, भागे नहीं। एक सवाल पुलिसिंग को लेकर है सर, जैसा आपने बताया, तो ये वो दौर है जब कोई घटना होती है तो पुलिस सीसीटीवी या सीडीआर कॉल डिटेल निकाल कर खुलासा कर देती है, लेकिन आपने जब शुरुआत की थी तो उस वक्त ये सब चीजें नहीं थी। तो तब कैसे पुलिसिंग होती थी, कैसे घटना का खुलासा किया जाता था, और अब क्या अंतर है दोनों में? देखिए पहले पहले कोई ना तो मोबाइल था, जी। टेलीफोन भी वो था कि जिसमें कि आप खड़े होना पड़ता था घंटों, तब आपका जुड़ता था, संपर्क होता था। वायरलेस सेट एक पुलिस के पास चीज थी जिससे कि संपर्क में आती थी, वायरलेस वायरलेस गाड़ी पर और आपके थानों पर और आपके घर पर केवल एक वायरलेस हुआ करता था। तो अब सीसीटीवी कैमरे हर 10 गज की दूरी पर, 10 मीटर की दूरी पर लगा हुआ है कैमरा। आप मूवमेंट चेक कर सकते हैं, कौन आया, क्या हुआ, कैसे इंसिडेंट हुआ, आप देख आए दिन हमें टीवी पर दिखाई देता रहता है सारा इंसिडेंट। तो मेरा अपना मानना है कि पहले जो तंत्र था, पहले मुखबिर तंत्र एक मजबूत हुआ करता था पुलिस का, और पुलिस के पास मुखबिर हुआ करते थे। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बता रहा हूं। मेरी पहली पोस्टिंग मौधा कस्बे में हुई थी, जनपद हमीरपुर में। मैं सीओ मौधा था। एक एडीएम थे वहां के, उनके ड्राइवर की हत्या हो गई थी जब वो मौधा से एक इंचौली गांव है वहां जा रहा था। मौधा कस्बे से थोड़ा सा आगे चल के उसकी जंगल में हत्या हो गई थी। वहां उस हत्या से पहले एक दंपत्ति की हत्या हो गई थी। तो जब एडीएम की हत्या, हम उसमें लगे हुए थे दंपत्ति की हत्या में, तो जब एडीएम के ड्राइवर की हत्या हुई तो उसमें थोड़ा सनसनी फैली। तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि हमने इंस्पेक्टर से कहा, मैंने कहा आप उस जगह के 5-10 किलोमीटर के घेरे में घूम जाइए और जितने भी गांव हैं जरा वहां जाके तब पूछिए, पूछताछ करिए जो सस्पिशियस हैं, जो इस तरह के। तो वहां पूछा तो देखिए जब वो रोज चक्कर लगा रहे थे तो अचानक मैं एक दिन अपने घर बैठा हुआ था, तो मेरे घर के सामने एक व्यक्ति आया स्कूटर से। वो उतरे, वो उन्होंने कहा साहब मैं अध्यापक हूँ, एक फला प्राइमरी स्कूल में अध्यापक हूँ, मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। मैंने कहा बताइए। कि साहब आप बहुत घूम रहे हैं, आपने देखा आपकी गाड़ी भी घूम रही है, इंस्पेक्टर साहब गाड़ी घूम रही है आसपास गांव में। साहब मेरे गांव में एक चरवाहा आया है, चरवाहा, वो एक ट्रांजिस्टर लिए हुए सुन रहा था।
तो मैंने कहा ओ साहब, वो आपने कहा एडीएम के ड्राइवर के पास से ट्रांजिस्टर गायब है, उसका ट्रांजिस्टर छीन लिया, उसकी घड़ी छीन ली। कभी मैंने ट्रांजिस्टर देखा नहीं उसके पास, और वो उस ट्रांजिस्टर उसके पास है। मैंने क्या नाम है उसका, कि साहब उसका एक दोस्त है, रिक्शे वाला भी दोस्त है उसका। तो वहां ये होता था कि एक पॉइंट पे जाकर वो रिक्शा, जो सड़क रिपेयर हो रही थी, तो वो जंगल से बाईपास बना दिया था उन्होंने, आप देखा कट बना देते हैं कभी कि ये घुमा के जी और फिर जी। उस रोड पे लिया है। तो वो रिक्शे वाला ही जाता था और वो हत्या कर देता था, पहले दंपत्ति हत्या की और फिर उसने ड्राइवर की हत्या कर दी और माल उन्होंने ले लिया। हमने ड्राइवर, उनको इंस्पेक्टर साहब बुलाया, हमने कहा भाई भूस में लठ मार रहे हैं आप, एक लठ और सही। जब ये सूचना मिली हमें, तो हम इंस्पेक्टर को लेके जब वहां पहुंचे वहां पर, तो वो अपने घर में बैठा हुआ आराम से ट्रांजिस्टर रखा हुआ चारपाई पर सो रहा, सुन रहा था। पकड़ लिया हमने, और वो ट्रांजिस्टर वही था जो एडीएम के ड्राइवर का ट्रांजिस्टर था। तो साहब वो भी खुल गया, वो दंपत्ति खुल गया। तो देखिए, पहले कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कुछ नहीं, तो पहले आपको मौके पर जाकर जहां इंसिडेंट हुआ और जहां अज्ञात है, जहां पर कोई सुराग नहीं, तो वहां आपको जुटना पड़ता था। जी। और देखिए, ये प्रक्रिया तो आज भी है, ये प्रक्रिया तो आज भी रखनी पड़ेगी। देखिए, सीसीटीवी कैमरा ठीक है, सड़क पर क्राइम हो रहा है, आपने पकड़ लिया या मूवमेंट देख चेक कर लिया आपने उस टाइम पर, है ना, या आप अब सर्विलांस टेलीफोन आपने मालूम पड़ा कि उसका मोबाइल साथ में लिए हुए क्राइम है, क्रिमिनल मोबाइल लेकर चल रहा है, तो आपने उसकी मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर ली, कौन कौन से मोबाइल थे इस टाइम पर, क्या था। तो इस तरह से अब तो आसान हो गया तरीका, लेकिन पहले निश्चित रूप से टफ था, ये टफ था। आखिरी सवाल सर, रिटायरमेंट के बाद कैसी चल रही जिंदगी? रिटायरमेंट के बाद साहब बहुत सही चल रही है जिंदगी, और मतलब सुबह उठते हैं 5 साढ़े 5 बजे, फिर टहलने जाते हैं 4-5 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद, फिर 1 घंटे जिम करने जाते हैं, अच्छा। 1 घंटा जिम करते हैं, फिर उसके बाद आके अपने नहा धो के पूजा पाठ, और उसके बाद पठन पाठन। जी। फिर हमने एक छोटी सी घर में लाइब्रेरी बना रखी है, तो उसमें पढ़ लेते हैं। सिर्फ रिटायरमेंट के बाद फिर मैं 2.5 साल करीब शोभित यूनिवर्सिटी में, शोभित विश्वविद्यालय में एज प्रोफेसर ऑफ लॉ में रहा, क्योंकि मैंने एलएलएम किया था, तो उन्होंने मुझे एज प्रोफेसर लॉ अपॉइंट कर दिया था, वहाँ बच्चों को पढ़ाया जी। और बहुत आनंद आया। उसके बाद फिर बार एसोसिएशन भी ज्वाइन कर ली मैंने, अच्छा। मेरठ की। तो और कचहरी हालांकि में मैंने, मिलेंगे आप? जी कचहरी में मिलते हैं? नहीं, कचहरी में मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर ओपी शर्मा, ओम जी प्रकाश शर्मा साहब, जी। बहुत सीनियर लॉयर हैं। हाँ। तो उनके, वो मेरे बहुत पुराने मित्र, जब एसपी सिटी था तब से मित्रता मेरी सभी सीनियर लॉयर्स हैं, चाहे बख्शी जी हो चाहे शर्मा साहब हो। तो मैं अक्सर उनके पास जाके बैठ जाता था और अक्सर हम डिस्कस करते थे ये केसेस को लेकर, पुलिस की जो पुलिस पार्ट होता है इन्वेस्टिगेशन का, उसको लेकर। तो ऐसी हिसाब अब चल रही है और बहुत आराम से चल रही है। अब मैं एक कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ, मल्टीनेशनल कंपनी है अच्छा। दुबई की, तो उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो वो नर्सेस का रिक्रूटमेंट, डॉक्टर्स एंड नर्सेस का रिक्रूटमेंट करते हैं अच्छा यूएस यूके वगैरह में, तो उनसे मैं उनका ऑनलाइन लीगल एडवाइजर हूँ, तो मैं उनको ठीक है। एडवाइस करता रहता हूँ। सर, जो आजकल मुठभेड़ हो रही है उनमें पुलिस की एक ही थ्योरी होती है कि सामने से बदमाश आ रहे थे, रुकने का इशारा किया, पुलिस पे फायर किया, जवाबी कार्रवाई में बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हुए। लगभग ऑलमोस्ट हर दूसरी तीसरी कहानी यही होती है। तो इस बारे में क्या कहेंगे, पैर में गोली लगने की क्या कहानी है? देखिए, ऐसा है, इसको कहते हैं हाफ एनकाउंटर, जो एक अब एक टर्मोलॉजी, एक टर्म, मतलब एक तरह से एक परिभाषित किया मैंने गया है सुना है इस सर, इसको इंसिडेंट हाफ को। फ्राई भी बोलते तो हैं। इन्होंने हाफ एनकाउंटर, एक फुल एनकाउंटर जिसमें कि आदमी काल कवलित हो गया, मारा गया, जी। और एक हाफ एनकाउंटर जिसमें पैर में गोली तो लगती इसे है। हाफ हाफ फ्राई भी कहते हैं ये भी कह सकते हैं आप, पुलिस की ये लैंग्वेज भी में, कह सकते हाफ हैं, फ्राई लेकिन फुल मेरा अपना फ्राई। मानना ये है कि जी जी। जिस रफ्तार से हाफ एनकाउंटर और जिस तरह से पैरों में गोली लग रही है, हम्म। ये निश्चित रूप से संदेह पैदा करता है। एक इसका परसेप्शन बहुत अच्छा नहीं जा रहा पब्लिक में, अच्छा। इसका बहुत अच्छा परसेप्शन नहीं जा रहा पब्लिक में। जी। इस पब्लिक मानने लगी कि जानबूझ के आप गोली मार रहे हैं। और देखिए, मैं बताऊं आपको, नाम भी लूंगा, और इस तरह के इसके परिणाम बहुत दुष्परिणाम होंगे। इसके क्या? दुष्परिणाम ये होंगे, अभी आप देखिए कि एक मेरे पास सुबह एक एसओ का टेलीफोन आता है, जो मेरे साथ इंस्पेक्टर रहा था, जी। उसका टेलीफोन मेरे पास आता है कि सर आप मेरठ में, आपके मेरठ में पहुंच जाने वाले हैं, मैं जनपद नाम ले लूंगा, हमने एक बदमाश का पैर में गोली मारी है सर, उसके गोली फंस गई है पैर में, और वो उन्होंने रेफर कर दिया है, जिला अस्पताल? नहीं, उन्होंने रेफर कर दिया है मेडिकल कॉलेज को, और अच्छा। मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है दिल्ली। अब सर, हमें एक आपके क्योंकि डॉक्टर मित्र हैं, तो कोई ऐसा ऑर्थोपेडिक सर्जन हो जो जो इनकी टांग की गोली निकाल दे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि टांग काटनी पड़ेगी, अच्छा। टांगे भाई, टांग काटनी पड़ेगी। तो देखिए, ये आप इसको रूटीन में, अरे ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि सब स्टेज्ड है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जिस रफ्तार से हो रहे हैं, जो रफ्तार है इस चीज की, वो इस बात की ओर इंगित करती है कि दे आर ऑल स्टेज्ड, मैनेज्ड। और ये एक बड़ा खराब मैसेज आ रहा है सोसाइटी में कि देखिए, गोली किसी ले सकती है। यदि आप टांग में गोली मारने का अभियान चला रहे हैं, अभियान मत चलाइए आप। ये अब तो ये लगता है कि शायद इस जिलेवार जो मतलब एक से अब जो आंकड़े जा रहे हैं, तो उसमें ये भी आंकड़ा होगा हाफ एनकाउंटर कितने हुए आपके जिले में, आपके जिले में कितने हुए। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसमें
बड़ा कैटेगराइज कर लिया है हाफ एनकाउंटर्स को। अब आप देखिए टीवी के साथ पशु तस्कर, तो वो लड़वाता ही मिलेगा आपको, पशु तस्कर जो है, या रेपिस्ट जो है, रेप करके चला गया तो वो पकड़ा जाएगा तो उसकी टांग गोली लगनी है। भाई आपने कैटेगराइज कर लिया, आपने ये मान लिया कि इनके हमें मतलब टांग, तो ये क्या मैसेज दे रहा है आपको, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप इससे? आप इससे मैसेज देना चाह रहे हैं इट इज ऑल मैनेज्ड, और ये बहुत घातक है। आप पुलिस को क्रूरल बना रहे हैं, आप पुलिस को ब्रूटल बना रहे हैं, ब्रूटल। और ये पुलिस की ब्रूटेलिटी, ये पुलिस की क्रूएलिटी, ये आपके लिए, सोसाइटी के लिए खतरनाक साबित होगी। ये पुलिस को क्रूएल बनाना है। मैं निश्चित रूप से मैं पुलिस में रहा हूं और एनकाउंटर हुए हैं और किए हैं, लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि रियल इसी मेरठ में आईजी साहब ने मुझसे पूछा कि आपके शहर में एनकाउंटर नहीं हुए। मैंने कहा साहब मैंने फर्जी एनकाउंटर मना कर रखा है। अरे आईजी साहब चौंक गए एकदम मेरे जवाब सुन के। मैं एसपी और मैं आईजी को ऐसे जवाब दे रहा हूं अपने आईजी को। उन्होंने कहा, मेरे एसएसपी थे दलजीत सिंह चौधरी साहब, उन्होंने कहा यार आपने आईजी साहब से ऐसे कह दिया। अचानक मैंने कहा साहब हम पे फायर होगा तो हम मारेंगे, तय है, हम पे गोली चलेगी तो हम फिर गोली मार के ही दम लेंगे उसको। जवाहर क्वार्टर्स के पास में 2 महिलाओं जा रही थी, उनका चेन स्नैचिंग हो गई। उनके पास दोनों पास कट्टे थे, उन्होंने फायर किया और फायर करने के बाद बेगम पुल के नीचे पुल पे छुप गए और वहां से फाइट 2-3 फाइट होके हमारा एक सब इंस्पेक्टर गया और उसने जवाब दिया और वो बदमाश मर गया उसने। तो आई साहब भी आए, वही आई साहब मेरे पास, आई साहब ने कहा भाई बधाई हो आपको भाई। मैंने कहा सर लाइव एनकाउंटर है, 3000 आदमी खड़ा हुआ है इस बेगमपुर के चारों तरफ, लाइव एनकाउंटर है ये ऐसा एनकाउंटर नहीं है, लाइव 3000 आदमी खड़ा हुआ है। पुलिस मतलब बेगमपुर तो आप जानते कितना बिजी रहता है जी। तो देखिए ये सब चीजें मैं ये नहीं कहता लेकिन मेरा अपना मानना है कि जिस रफ्तार, जो स्पीड है, रोज डेली आप टीवी में देखेंगे इधर लड़ाता हो उधर लड़ाता हो, ये गलत है। मेरा अपना मानना है कि पुलिस को आप क्रूरल बना रहे हैं, पुलिस को आप ब्रूटल बना रहे हैं, क्योंकि ये टांग में गोली किसी को भी लग सकती है। फिर तो ये है कि यदि किसी ऐसे आदमी के लग गई प्रभावशाली के, तो पुलिस के लेने के देने पड़ जाएंगे और वो किसी दिन भी पड़ सकते हैं। और न्यायपालिका ने हस्तक्षेप नहीं किया है, न्यायपालिका भी इंडिकेट कर रही है सिर्फ कि बंद करिए गलत है। और जिस दिन हस्तक्षेप न्यायपालिका ने किया तो पुलिस को जवाबदेही नहीं बनेगा। तो ये थे हमारे साथ रिटायर्ड डीआईजी महेश मिश्रा जी। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक आप यू। देखते रहिए अमरजगह.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।